तो आज हम अपने एक अलग सी वीडियो दिखावांगे भाई। चांदपुर गांव में जान लग रहे हैं और साइकिल पे हूँ भाई। देख साइकिल पे सफ़र तय करना पड़े क्योंकि आज ट्रैफिक बंद है। थोड़ा अपना देसी गां की वीडियो बना के लियावांगे। एक भाई ने सुशील भाई ने देसी गां की अपनी खुद की एक गौशाला बना रखी है। तो पूछा है भाई देसी गां के भाई बेनिफिट हैं। जैसे बेनिफिट तो भाई सब ने बेरा हुए हैं गां के देसी के। क्यों दवाइयाँ बने हैं गौमूत्र से, गोबर भी बिकता है गाय का। तो और भाई घी दूध भी बहुत अच्छा हुआ है, दिमाग के लिए शुद्ध होता है हैं। तो भाई अपन मिलते हैं आगे जाकर सुशील भाई से। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहें। अपडेट हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों ने धर्मवीर मोर की राम राम। और सबसे पहले तो भाई होली और फाग की सभी को मुबारक हो। रंगों से भरा जो त्यौहार है। और आज गांव चांदपुर में पहुंचे थे जहां पे एक छोटी सी गौशाला बना रखी है भाई ने। कैमरे वाला एक बार गऊ को दिखा दो। तो यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था गाँव की गाय के लिए कर रखी है। और आपको बता दें जानकारी के जितनी भी ये गाय हैं गौ माता हैं सारी की सारी हरियाणा नस्ल है, प्योर देसी। जिसने कह दिया ये देखो कितनी बढ़िया गाय है, इसकी नस्ल देख सको आप, प्योर देसी है। और मतलब ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोगों को क्या बताएं भाई, देसी गायें जो होती है उनका तो गऊ जो मूत्र है उससे भी दवाइयाँ बनती हैं, गोबर भी काम आता है। और इस तरह की सारी जड़ी बूटियाँ देसी बनती हैं। और जैविक खाद भी गऊ के जो गोबर से बनाया जा सकता है। तो आप देख सकते हो छोटे छोटे कितने बढ़िया बछड़े हैं और गाय है। तो इतना तो जानकारी हम सुशील भाई से ही लेंगे क्योंकि वो उसने एक गौशाला कर रखी है। और उस भाई की कितनी अच्छी सोच है, उसने खुद की अपनी एक गौशाला बनाई और इन गऊओं को यहाँ पे अच्छे से देख रेख कर रहे हैं। तो यहाँ से हम जा रहे थे तो सोचा हमने भाई एक बार गौशाला में जाएं और एक बार छोटू ये सारी गऊ दिखा दे भाई नज़दीक से जूम कर करके सारी गौआ का सीन ले एक बार। थोड़ा पचपचन होगा गौआ का इनका बछड़ेगा। तो बस सुशील भाई तो सारी डिस्कशन कर लेंगे जो भी मान ले गौशाला बनाई कब से है भाई, कैसे उनको शौक़ पड़ा। और मैं तो सारे अपने भाइयों से यही कहूँगा कि अगर घर में एक एक भी गऊ पाली जाए तो ये जो बेचारी गऊ हैं दर दर की ठोकर खा रही हैं, इधर उधर भटक रही हैं, कोई खेत में जाने से रोक देता है, कोई कहीं जाने से रोक देता है। तो सभी भाई एक एक गऊ ज़रूर पालो क्योंकि गौ माता का भी भला हो जाएगा और अपना तो भला हुआ ही है भाई। देसी गाय है, देसी गाय का आप दूध यूज कर देख लो, दूध घी। और भाई दवाइयाँ तो बहुत बने हैं इसकी। और भाई एक मात्र से गौदान कन्यादान बड़े महादान होते हैं और करते रहना चाहिए हमने। तो चुकर दे कैमरा लगा गऊ है जो गौ माता है उन्हें घुमा के दिखा दे भाई। ये देख छोटा बच्चा है और वैसे बिल्कुल आराम से इसको हाथ लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी देखो गऊ पर हाथ लगा के देख लूँ, कोई बात नहीं, बढ़िया हुआ, बढ़िया सफेद गऊ है भाई। देख हलवाद होगी थी, कोई बात नहीं, जनू तो डरसा भी लगे है कि बार हमारा नहीं हो। अच्छा ये देखो देसी है। अयो ताऊ ताऊ राम राम। देखो भाई ताऊ अपने गौवा की देख रेख रख। हाँ इसको कैसे लग गया है? टूट गया था। टूट गया था। अच्छा 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 उसका पेट मर गया। ठीक है ठीक है। कितनी गाय हैं अपनी? 20 थोड़ा सारी छोटी बड़ी। अच्छा अच्छा 20। ठीक। तो बाकी की सुबह सुशील भाई है वहाँ बाहर बैठे हैं, इसको और दिखा दे गऊ को कितनी बढ़िया। देखियो कितनी बहुत बढ़िया गाय है। छोटू ने भी बताया, देख इस तो पूछ लिया भाई कितनी बढ़िया भाई गाय। ये थोड़ी देर में 8-10 लीटर दूध दे सकती है। अच्छा ब्यारी बिहारी है ये। उसका बछड़ा हो रहा है वो बच्चा इसका, ये वाला। हाँ ये बीच वाला बछड़ा इसका। आप घूमने आ रहे हो या वैसे गौशाला के दर्शन करने आ जा रहे हो? नहीं हम यहाँ पर रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो आपको कैसा लगता है गौओं के साथ टाइम पास करना? हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा चलो बढ़िया। देखो छोटे छोटे बच्चों का भी। ये गाय है। हाँ ये गाय 18 लीटर दूध देने वाली गायों में से है ये। और वो ये गाय ये 12 लीटर दूध देती थी इसकी माँ, अब ये भी 12 लीटर दूध देती है। अच्छा अच्छा।
पहले इसकी माँ देती थी, अब ये बच्चा था उसका। हाँ ये बच्चा था। अच्छा। और वो गाय 18 लीटर दूध देती है वो। जो उधर खड़ी है। हाँ वो 18 लीटर दूध देती है वो। और वो ये वाली। ये राजस्थानी नस्ल है। अच्छा, ये गाय। लगभग हरियाणा की नस्ल है एक है। हाँ ये राजस्थानी है। वो सारी वो है हरियाणा भी की है? नस्ल। हाँ वो नंदी है। वो नंदी है। ये रहा। ये 1.5 साल का हो गया। अच्छा, चलो हो जाए। तो सारे भाई इस वीडियो को देखें और पसंद आए तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी सुशील भाई से थोड़ी बहुत बातें कराएंगे उसको भी। तो जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पास सुशील भाई बैठे हैं और इससे गौओं के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं भाई, किस प्रकार से दवाइयाँ हैं जैसे काम आती हैं, कौन कौन से रोगों में काम आती हैं भाई, दूध कैसे काम आता है या किस दवाई में यूज़ करते हैं। सुशील भाई राम राम। सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के राम राम। तो आप मुझे एक एक करके सवाल पूछिए। ठीक है सर। हाँ वो ज़्यादा आसानी रहेगा। तो सर जैसे कि आपने गौशाला खोल रखी है, तो कितने दिन से और कैसे मन में आया आपको? ये लगभग 5 वर्ष से गौशाला चल रही है और ये स्वावलंबी व्यवस्था में है। ये किसी दान पे या कोई सरकारी ऐसी कोई किसी स्कीम पे नहीं है। ये हमारी मतलब स्वावलंबी व्यवस्था में चलती है। और ये जो विचार आया, जो राजू भाई दीक्षित, जो स्वर्गीय विचार राजू भाई दीक्षित है, उसके सुनने के बाद ये मन में विचार आया कि गाय जो विषय है वो विषय कोई धर्म का विषय नहीं है। वो विषय है स्वावलंबन का, वो विषय है कृषि का, वो विषय है इस देश की अर्थव्यवस्था का। और गाय कभी घाटे का सौदा हो नहीं सकती। और हम गाय नहीं पाल रहे, गाय हमें पाल रही है। ऐसा विचार करके हमने गोपालन शुरू किया और हमने 4-5 गाय से शुरू किया था। परमात्मा की दया से 20-22 गौवंश है और अच्छे से चल रहा है। तो सर जैसे भैंस और गाय जो हम पालते हैं, हम भैंस भी पालते हैं घरों में और गाय भी, उसमें खर्च कौन से उसमें ज़्यादा आता है, भैंस पालने में आता है या गौ पालने? नहीं, अब देखो मैंने तो कभी भैंस पाल के देखी नहीं और बात खर्च की नहीं है, बात मुनाफे की है। देखो गाय का जो है, गाय का जो दूध है, जो गाय का घी है या गोमूत्र है, वो एक मेडिसिन वैल्यू है। तो भैंस का तो आप दूध पी रहे हो, मतलब पी रहे हो दूध की जगह पे, वो मेडिसिनल वैल्यू जिस दूध की बात है, जो आयुर्वेद में या शास्त्र में जो दूध घी का जो जिक्र है, गोमूत्र का जिक्र, वो मेडिसिनल वैल्यू की वजह से है। इसलिए हम मतलब इसको एज ए मेडिसिन पर्पज से पाल रखेगा हमने गाय को। तो कौन कौन सी और किस किस रोग की आप दवाइयाँ बनाते हैं? असल में हमारे पास ना आयुर्वेद की फार्मेसी है और आयुर्वेद की फार्मेसी में लगभग हम 100-150 तरह की दवाइयाँ बनाते हैं और हम उन फॉर्मूलों पे ज़्यादा काम करते हैं जिसमें गाय का कोई न कोई गव्य रहे। जैसे कोई मान लीजिए एक बीमारी है, उसकी 10 दवाई आयुर्वेद ने बताई है, तो उसमें 10 में से एक दवाई जिसमें गाय का या दूध यूज़ होता हो या घी यूज़ होता हो या छाछ यूज़ होती है, लस्सी या गोमूत्र यूज़ होता हो, हम उस फॉर्मूलेशन में ज़्यादा काम करते हैं, हम उस तरह की दवाइयों ज़्यादा निर्माण करते हैं। जी ये। तो इसका घी वगैरह जो दूध है वो सेल भी होता है? नहीं, घी दूध ऐसे सेल नहीं करते, हम दवाइयाँ ही बनाते हैं। ऐसे घी प्रॉपर ऐसे कोई डायरेक्ट घी या ऐसे कोई दूध वगैरह से सेल नहीं करते, वो हमारा विषय नहीं। दवाई मेडिसिन हाँ मेडिसिन में बेचते हैं, यूज़ करते हैं। बिल्कुल मेडिसिन में यूज़ करते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं बेचते। जैसे ये लकवा वगैरह है या कोई और रोग है, सभी रोगों में दवाइयाँ बनती हैं? आयुर्वेद तो पूरा पूरा अध्याय है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद में तो सारे जितने भी साध्य रोग हैं उनका सबका इलाज बताया है। असाध्य का तो नहीं बताया, लेकिन साध्य जितने भी रोग और जो परंपरा जो आयुर्वेद की जो पद्धति है पूरी, उसमें जो भी रोग ठीक होने योग्य हैं, जो आपने नाम लिया है, तो ठीक होने योग्य साध्य रोग में आते हैं तो ठीक हो जाते हैं। जैसे सर दर्द है, कमर दर्द है या पेट बड़ा हो जाना है या चर्बी चढ़ जाना, इस तरह आयुर्वेद के हिसाब से 3 तरह के रोग होते हैं, कफ के, पित्त के, वात के। कफ के 20 तरह के रोग होते हैं, पित्त के 40 तरह के और वायु के 80 तरह के रोग। तो टोटल चिकित्सा आयुर्वेद में बताई गई है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और आयुर्वेद में जो मुख्य फॉर्मुलेशन गाय है, गाय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान आयुर्वेद में है। तो आजकल संकट क्या है, फार्मेसियों ने गाय को फार्मेसियों से निकाल दिया है, इसलिए आयुर्वेद का भी मैं तो कहूँगा विनाश ही हुआ पड़ा, क्योंकि जो गाय थी, जो मूल थी आयुर्वेद की, वो फार्मेसियों के पास नहीं रही है। तो इसलिए हम मूल आयुर्वेद पे गाय पे काम कर रहे हैं। तो सर जैसे इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जैसे हर गांव में गौ माता हैं दर दर की ठोकरें खा रही हैं, उनको अगर एक एक गाय को एक एक घर में भी रखा जाए तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो गाय तो ठोकर खा ही रही, आदमी नहीं खा रहे क्या? आदमी उससे ज़्यादा खा रहे हैं। अब आदमी भुगत रहे हैं, गाय ठोकर खा रहे तो आज व्यक्ति भुगत रहे हैं। आप किस लिए पैसा कमा रहे हो? हर व्यक्ति से पूछो जी क्यों पैसा कमा रहे हैं, कि जी बीमारी के लिए पैसा कमा रहे हैं। व्यक्ति पैसे कमा रहा है और डॉक्टरों को दे रहा है, भुगते। अब गाय को अगर आप घर से बाहर निकालोगे, जो आपके स्वास्थ्य का विषय था, अब उसको बाहर निकालोगे तो भुगतना पड़ेगा आपको। आप जाओ डॉक्टरों को, जितनी अपनी जमा पूंजी है वो खराब करो, फिर आप कर्जे ले लेकर अपनी चिकित्सा करवाओ, इलाज कहीं होना नहीं है, आपको सिर्फ उससे बरगला जाएगा, आपके पैसे आपसे ऐंठे जाएंगे, धीरे धीरे आपको
कर्ज में डुबो दिया जाएगा। अब जो आयुर्वेद का जो मूल विषय है, जो आपके शरीर का मुख्य विषय जो गाय है, वो आपने घर से निकाल दिया तो कहाँ से अच्छा रहोगे। बात रही एक गाय घर में पालने की, अब उसके लिए तो आपको लोगों को लगता है जी मैं क्यों पालूंगा गाय, जब तक उसका आप धर्म को छोड़ के आप उसका स्वास्थ्य के प्रति नहीं लेके आओगे या खेती के प्रति उसको नहीं जोड़ोगे तो कौन पालेगा गाय को। और ये काम होना तो सरकारों का चाहिए, लेकिन सरकारें इसमें आगे नहीं आ रही। तो जो भी व्यक्ति जो गाय को जानता है, जो गाय को पहचानता है, जो गाय के मूल्य को जानता है, ऐसे लोगों को आना चाहिए और गांव में जाके समझाना चाहिए। और गाय क्या है, गाय कोई नहीं पालेगा ऐसा नहीं कि जी मेरी मर्जी में गाय पालूं ना पालूं। अगर आपको जिंदा रहना है, आपके बच्चों को स्वस्थ देखना है और आपको डॉक्टर से पैसा छुड़ाना पड़े तो आपकी मजबूरी है गाय पालना। आप क्यों नहीं पालोगे, पालनी पड़ेगी, आज 2 दिन बाद पालनी पड़ेगी, कहाँ जाओगे, कोई रास्ता नहीं है किसी के पास। हाँ, जैसे कि आपने बताया भी हर घर में बीमार है और वो अपनी जमा पूंजी नोट कमा कमा के घर जमा कर रहा है और बाद में डॉक्टर को दे रहा है। अगर क्यों ना उन थोड़े से पैसों से, ज़्यादा पैसों से भी गाय नहीं आती। बस अगर किसी गौशाला में जाओ तो पर्ची वगैरह कटवाने से गाय मिल जाए। अगर गाय घर में रख ली जाए तो उसका शरीर बेहतर हो सकता है। नहीं रखनी पड़ेगी, क्या रास्ता आपके पास, जाओगे कहाँ पे, क्या रास्ता बताओ। आप चले जाओ, डकैती चल रही सर यहाँ, आपको एक बीमारी लेके जाओगे 10 वापस लेके आओगे। पहले आपको लगेगा मैं 200 रुपये महीने दवाई खा रहा हूँ, 200 रुपये महीने की दवाई 10 साल में कब भी 2 लाख की दवाई हो जाएगी वो पता भी नहीं लगेगा। फिर आओगे आप ऐसी व्यवस्थाओं में, फिर बाद में जी मैं गाय ले आऊँ। आप मान लीजिए, उदाहरण देता हूँ, किसी को कैंसर हो गया है, अब वो क्या करेगा, भाग के थोड़े बहुत पैसे होंगे, वो भाग के हॉस्पिटल में जाएगा, ऑपरेशन कराएगा, ऑपरेशन के बाद फिर डॉक्टर उसको बोलेंगे जी आप कीमो कराइए, कीमो करवा लेगा, उसके बाद रेडिएशन करवा लेगा, फिर वो कहेगा जी अब आपका कुछ नहीं होता, फिर उसको गाय याद आएगी, फिर गौमूत्र पीना शुरू करेगा जी अब बच जाऊँ तो। फिर आप पहले क्यों नहीं गाय रख लेते, आप रूटीन में पीजिए, आपको कैंसर ही नहीं होगा, आपको भारी भरकम कोई बीमारी आएगी नहीं। आप पहले ही गाय का रखा गौमूत्र पी लीजिए, घी खा लीजिए, उसका दूध पी लीजिए। आप आना तो आपको गाय पे ही है, आप पूरी जमा पूंजी खर्च करके अपनी जिंदगी मौत लेके आ जाइए या जीते जी ले आइए, क्या रास्ता है। देखते हैं कब तक ये लोग भागेंगे गाय से। गाय रखना, गाय पे एहसान नहीं करके आप गाय को रखिए, आप गाय आप पे एहसान करिए। अगर आपके घर में गाय है तो, अगर गाय है हाँ, आपका विषय, आपकी मजबूरी गाय लेके आना, आपके पास दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है। तो आप जैसे दर्शकों को या फिर हमारे हरियाणा वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे गौ के? भाई देखो, मैं मुख्य विषय मेरा गाय का और किसान का है। किसानी बचानी है तो गाय तो बचानी पड़ेगी। आज अभी जो सबका पैसा लगभग है, आप 40% पैसा या 50% पैसा सभी घरों का जो जा रहा है बीमारियों पे जा रहा है। तो मैं सभी किसानों से निवेदन करूंगा, आपको लगता है जी हम तो कुछ पैसे हमारे पास हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं, गुड़गांव में बड़े हॉस्पिटल, कहीं कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। जितने बड़े हॉस्पिटल उतनी बड़ी लूट है। आपकी जो पुरानी पत्ती थी, जो पुराने विचार थे बुजुर्गों के, बुजुर्ग पागल नहीं थे जो घर में गाय रखते थे। आप अगर इस समय अगर भैंस का घी आज के समय में खा रहे हो और आपको देखो, मैं भैंस को बुरी नहीं कहता, लेकिन संकट क्या है, भैंस का अगर घी खाना है तो फिजिकल वर्क करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। आप भैंस का घी, देसी गाय की कर रहा हूँ, जर्सी जो गाय है वो गाय नहीं है, वो गाय जैसी दिखती है, वो गाय कहीं से नहीं है, वो पूतना है, वो भैंस से बुरी है। तो सभी किसानों से, और जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहते हैं और अपनी जमा पूंजी या अपना स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। देसी गाय घर में लेके आइए। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ नस्लों पे काम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से देसी गाय थोड़ा सा अभी दूध वगैरह कम दे रही हैं और थोड़ा सा कई बार थोड़ा सा दिक्कत कर भी देती दूध निकालते हुए। लेकिन हमें नस्ल पे भी काम करना पड़ेगा, उसके लिए सभी व्यक्तियों को आगे आना पड़ेगा। दोबारा से जो नंदियों की व्यवस्था गांव में होती थी वो दोबारा से लेके आनी पड़ेगी, योग्य नस्ल पैदा करनी पड़ेगी। और दूसरा, अपने पास कोई रास्ता नहीं है। अगर हमें बीमारियों से बचना है, अगर हमें अपनी खेती बचानी है, तो हमें गाय पे काम करना ही पड़ेगा, हमें वेद का सिद्धांत मानना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं। तो सर, जैसे कि मैं गाय से रिलेटेड अलग, क्योंकि आए हम गाय के विषय थे, तो आप भी किसान हैं, हम भी किसान, खेती से जुड़ रहे हैं सारे। तो अगर आप बुरा ना माने तो एक किसानों से सवाल पूछ रहे हैं, किसानों के लिए। जैसे कि अभी किसान आंदोलन 4 महीने से चल रहा है, उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, मानेगी नहीं मानेगी, वो कब तक, आपका क्या विषय है? किसान कितने बढ़िया तरीके से अपना शांतिपूर्ण जो आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं विधायक के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, वो किसानों के नाम आ रहे हैं, कहीं पे 26 जनवरी को झंडा नीचे गिरा दिया था, वहाँ भी किसानों का कहीं ना कहीं नाम आया था। तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखो, मैं किसान आंदोलन से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ और मैं दिल्ली गया था, मैं जींद से पैदल यात्रा करके दिल्ली गया था। तो विडंबना इस देश की, दुर्भाग्य इस देश का, ये सरकारें हैं, मैं बीजेपी को ब्लेम नहीं कर रहा, बीजेपी है, कांग्रेस है, सब सरकारों की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी WTO की गुलाम है। वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर पे हैं। जो बिल आज बीजेपी लेके आई, यही पहले बिल कांग्रेस लेके आ रही थी, और कांग्रेस लेके आ रही थी, लेकिन बीजेपी ने इतनी फास्ट उस पर काम किया, किसानों को मारने का। ये बिल मैंने पढ़े हैं, और ये बिल कहीं से भी किसान के लिए हितकारक कहीं से नहीं है।
ये सिर्फ उद्योगपतियों के लिए, इसमें कोई दुराई नहीं। ये बात बीजेपी को भी पता है, इसमें कहीं से कोई दुराई नहीं है। लेकिन सरकारें गुलाम हो चुकी हैं, WHO की, WTO की सरकारें गुलाम हो चुकी हैं, इसमें कहीं से कोई दुराई नहीं है। और बात रही दिल्ली का झंडा लगाने की, मैं अपने टिकरी बॉर्डर से हम चले थे, मैंने मौके पे देखा है, जब आगे जहाँ से रास्ता जहाँ जाना चाहिए था, 1 घंटे बाद पुलिस ने जानबूझ के बैरिकेटिंग करके किसानों को दिल्ली भेजा गया। मैं वहाँ मौके पे था, मैं 4 घंटे वहाँ मौके पे रहा हूँ। हमने पुलिस से बात भी की, उन्होंने कि हम कुछ नहीं करते, हमारे पास ऊपर से आदेश हैं। तो ये सारे सरकारों की मिली भगत, इसमें कोई दो राय नहीं। और बात रही जो ये कपड़े उतारने की, देखो क्या है, वैसे तो कपड़ा उतारना किसी का बहुत अच्छा कर्म नहीं होता, लेकिन देखो जब कोई गुस्सा है ना, गुस्सा जब एक चरम पार कर जाए ना, तो फिर क्रांति की शुरुआत होती है। फिर क्रांतियों में किसको लूटपाट, या क्रांति में कोई भी लूटपाट की बात नहीं कर रहा, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, मतलब रक्तपात की जो बात होती है स्वाभाविक होती है, क्योंकि व्यक्ति का चरम पे गुस्सा पहुँच जाता है, और जब भीड़ होती है तो उसका कोई रूप नहीं होता। तो लोगों का जो गुस्सा है वो बहुत चरम पे है। इस समय सरकारों को चाहिए कि अगर क्रांति से बचना चाहती हैं तो उनके पास एक ही रास्ता है, इन बिलों को तुरंत वापस ले और MSP पे कानून बनाए, दूसरा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। धन्यवाद जी। ठीक। तो सुशील भाई ने बहुत कुछ बताया, और मैं भी दर्शकों को कहना चाहूँगा, सभी हरियाणा वासियों को, भाई एक एक गाय ज़रूर पाले, नहीं तो रोग तो हमारे हर घर में है। अगर गऊ पालेंगे तो जैसे सुशील भाई ने बताया कि गऊ पालकर हम गऊ पे एहसान नहीं कर रहे, गऊ हमारे पे एहसान करेगी। तो दोस्तों सभी एक एक घर में एक एक गाय ज़रूर पालने का प्रयास करें अगर रोगों से बचना है तो। और हमारी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।